मॉर्निंग क्लास कहां तक पढ़ाए थे आप लोग को? अंतरिम सरकार। हाँ, अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ा दिए थे। ओरिजिनल सरकार तो होती नहीं है। लाइव में सारे लोग गुड मॉर्निंग। इससे पहले जो पढ़ाए थे आज आगे बताते हैं, ठीक है? पकड़ लो, पैर सटा रहना, कोई एसिड थोड़े है, तो आराम से बोल। तो आगे तुम पकड़ लो पशु, पैर और समेट के पैर अंदर करके बैठो। पकड़ लो, उसमें 6 को कैसे घुस गया है सब? पशु उशु आ गया है। हम कल चश्मा लगाया था तो लग रहा मगरमच्छ है। तू कौन सी देख रही है? पकड़ लिया, आगे देख इधर। चलिए, लड़का सबको बोले, लड़की नहीं देखा करेगी। तू देंगे हम लड़का लड़की दोनों को। चलो, इससे पहले हम अंतरिम सरकार पढ़ाए थे। लाइव में सारे लोग ध्यान से समझो। लाइव वाला भी समझ जाता है जो लड़की देख रही थी। आगे चलिए ध्यान से। जरूरी सूचना सुना दीजिए। कौन सी की सूचना हम सुनाएंगे? जीडी का एग्जाम चालू है आज से। टॉनिक बैच भी उसका हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन उससे आपको टॉनिक बैच से आएंगे। आप फाउंडेशन वाले लड़के हैं, आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपके लिए टॉनिक बैच सेलाइन का काम करेगा। बहुत अच्छे से रिवाइज रहेगा। लेकिन हर बैच में हम बताते हैं लड़का सबको खूब अच्छा से पढ़ाया जाता है, खूब अच्छा से भुला जाता है। क्योंकि जब वो पढ़ता है ना तो पूरा जी जान लगा के पढ़ाई करता है। अब फिर उसके बाद जब वो पढ़ लेता है ना, भूल जाता है। कभी भी याद रखिएगा बाबू, आप जितना मेहनत करके पढ़े हैं, भूलने के बाद दोबारा ही उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मेहनत हमेशा ईएमआई पे कीजिए। हाँ, किस ईएमआई पे कीजिए। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? लड़की लोग और मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा। लड़कों को 4 साल घर वाला दे देगा, आप लोग को उतना लंबा समय नहीं देगा। आप लोग को निपटा देगा उससे पहले ही कहीं। तो इसलिए आप बेवकूफ बनाता है लड़की सबको कैसे कि ब्याह के बाद तो पढ़ लियो, ब्याह के बाद पढ़ाई हो रहा है। कुछ नहीं होता है। 1 महीना के अंदर, 15 दिन के अंदर देहात में हड़िया छुआ देता है। जिस दिन लड़की ने हड़िया छू लिया, ग्रुप डी की ट्रेनिंग चालू। पहला बार खाना बनाती है तो उसको हड़िया छूना बोलते हैं देहात में। हाँ, सब लड़कियों की लाइफ बहुत टफ है। कहने के लिए बहुत है, लेकिन बहुत टफ है लड़की का जीवन। चलिए अब हम लोग देखते हैं। इसलिए सब लोग मन से पढ़ाई कीजिए, लाइव में हो या कहीं पे भी। बहुत जितना जल्दी आप लोग क्या कर लीजिए, सेटल होइए, आपके लिए कंपटीशन उतना इजी है। हम लोग देखते हैं अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री थे राजगोपालाचार्य, बट ओरिजिनल सरकार में शिक्षा अबुल कलाम आजाद। अंतरिम सरकार में कृषि एवं खाद्य मंत्री, रेल मंत्री अरुणा आसफल, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रेस अधिनियम। कौन सा अधिनियम? प्रेस। अब हम लोग को बहुत सारी चीज एक ही साथ पढ़ना है। हालांकि प्रेस अधिनियम एक बार बता देंगे, दिल्ली दरबार एक बार बता देंगे, वायसराय के बारे में, कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। अब ये जो है ना, ये स्टैटिक पार्ट का एक हिस्सा हो जाता है। इसमें आपको ज्यादा याद करना पड़ेगा। तो भारत में प्रेस यानी प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा में चालू किया था 1556 में। कहीं कहीं आपको 1555 भी देखने को मिलेगा। तो 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? पुर्तगालियों ने। उससे पहले भारत में पांडुलिपि चलती थी। पांडुलिपि में पतई उतई पे या कागज उगज पे ही हाथ से लिखना होता था। छपाई वाली मशीन नहीं थी, एक के बाद छाप दीजिए। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों को। किसे जाता है? पुर्तगालियों। कहां पर इन्होंने चालू किया था? गोवा में। गोवा में पुर्तगालियों ने 1556 में सबसे पहले क्या चालू किया? प्रेस चालू किया, पुर्तगाल वालों ने। उसके बाद भारत में पहला जो अखबार आया, क्या आया? अखबार 1780। किसने चालू किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। अखबार का नाम बताइए? बंगाल गजट। बजट नहीं, बंगाल गजट। बंगाल गजट किसने चालू किया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इसके बाद अखबारों का तांता लग गया, बहुत सारे अखबार आए। इसको भी अलग से जब आपको पढ़ाएंगे प्रकाशित हुई। अब जैसे महात्मा गांधी के समय इंडियन ओपिनियन थी, राजा राम मोहन पढ़ाए थे मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, आपको बाल गंगाधर तिलक पढ़ाए थे केसरी, मराठा। ये सारी चीजों को हम आपको पढ़ाते आए हैं। पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाए? पढ़ाएं आपको। ये सब चीजों को भी ध्यान रखना है। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि सबका एक जगह आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दे ताकि याद हो सके। क्योंकि अब हिस्ट्री क्या है, आपका इंडियन वाला पोर्शन जो है वो खत्म के कगार पे, आजादी मिल गई, इसके बाद भी चीजें बचती है। अब जैसे टारगेट बैच में आदमी इसके बाद का नेहरू काल नहीं पढ़ाता है, लेकिन आप फाउंडेशन के आपको नेहरू काल भी पढ़ना है। और वो 91 तक आएगा, 1991 तक। नेहरू तो हालांकि चाइना युद्ध के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद भी आपको पढ़ना है। बट मेन वाला पोर्शन क्या हो जाता है? खत्म। इसके बाद वर्ल्ड वाला बच जाता है। तो देखिए, ये हो गया आपका कौन सा? प्रेस अधिनियम। पहला प्रेस तो शुरुआत हो गया। प्रेस बहुत ज्यादा मायने रखता है किसी भी चीज के माइंडसेट को चेंज करने के लिए। अखबार बहुत जबरदस्त काम करता है किसी भी चीज को माइंडसेट करने के लिए। अब जैसे आप देखिए, मीडिया किसी भी चीज को, मान के चलिए कोई अपराधी है या नहीं है, मीडिया उसको तभी तक बताती है जब उसके ऊपर पुलिस गिरफ्तार करती है या जब उसके ऊपर केस चलता है। केस का डिसीजन क्या हुआ, मीडिया नहीं दिखाती है। समझा कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर किस तरह से कंट्रोवर्सी हुई थी। अब बताइए, जितना जोर शोर से रिया चक्रवर्ती को अपराध में दिखाया गया था, 100% ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं कि एग्जैक्ट सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था। लेट सपोज 1% भी मान लीजिए कि उसमें रिया चक्रवर्ती का, सपोज कीजिए कि नहीं हुआ, हालांकि ज्यादा चांस है कि वो लिप्त है, लेकिन 1% भी अगर चांस है कि अगर वो नहीं लिप्त है तो रिया चक्रवर्ती का करियर चौपट हो चुका है।
तो मीडिया बड़ा अहम रोल निभाता है किसी चीज को फेमस करने में या किसी चीज को क्या करने में, बदनाम करने में। अब जैसे आर्यन खान का मामला, उसने ड्रग्स लिया था, अभी जो प्राइमरी एफआईआर में है कि व्हाट्सएप पे उसने ड्रग्स के बारे में बातचीत किया था। अब ससुरा हम लोग भी कोई व्हाट्सएप पे बातचीत नहीं करना, तो जो पता चला कि शराब पिए रहो चाहे नहीं पिए रहो, पता चला आदमी कहीं किसी दिन बोल दिया कि शैंपेन में कितना परसेंट अल्कोहल रहता है, रम में कितना रहता है, विस्की में कितना रहता है, पता चला कौन उठा ले गया। व्हाट्सएप पे बतियाता है दारू के लिए, बिहार में दारू बंद है, चल खैर कोई बात। मेरे कहने का मतलब समझिए, मीडिया एक पर्सपेक्टिव सेट कर देती है, एक नैरेटिव सेट कर देती है मीडिया में। अब आप देखिएगा मीडिया में आजकल क्या चल रहा है, हिंदू मुसलमान यही चल रहा है। उसको नहीं पता है कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है, कहाँ क्या, ये सब काम लायक चीज ही नहीं चल रही है। आप मीडिया उठा के देखिएगा, मन उठ गया है। हमको 4 साल हो गया अखबार पढ़े हुए, क्या पढ़ेंगे हम अखबार, कोई न्यूज चैनल वगैरह नहीं देखते, इंटरटेनमेंट के लिए देख लेते हैं। एक मौलाना दुगो पंडित को लड़ा रहा है, लड़ ससुरा अपने अच्छा वाले, तो ये सब चीजें तो मीडिया का। तो भारतीयों ने आजादी के वक्त मीडिया का बहुत ज्यादा सहारा लिया, वो भारतीयों को उत्तेजित करते थे अखबार के माध्यम से, उस समय प्रिंट मीडिया ही थी। तो इसको देखते हुए लॉर्ड लीटन ने एक कानून लाया, और बहुत खतरनाक कानून था, जिसे भारतीय पत्रकारिता का गला घोटने वाला कानून कहते हैं। हालांकि इससे पहले चार्ल्स मेटकाफ आए थे, चार्ल्स मेटकाफ, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, मुक्तिदाता। इन्होंने कहा कि जो मन छापना है आप अखबार में छाप सकते हैं, आपको अभिव्यक्ति की क्या है, आजादी है, अभिव्यक्ति की क्या है, आजादी है। सर हम तो टीवी का रिचार्ज नहीं किया, हमारे आज टीवी नहीं है, हमारे यार आज भी टीवी नहीं है यहाँ। अब मोबाइल आ गया तब टीवी की जरूरत वैसे भी बहुत कम हो जाती है, बट नहीं है टीवी में। कौन जगह से टीवी पे देखोगे क्या इस कन्याओं को? चलो छोड़ो, टीवी वगैरह पे साइड रखिए, ये सब हम अभी भी आप लोग को बोलते हैं टीवी से बचिए, टीवी आप अभी भी नहीं देखते, यूट्यूब शॉर्ट्स और ये सब चीजों से बचिए, आप इस सब चीज से बचिए, वो दिया ही गया है इसी चीज के लिए कि आपको क्या किया जाए, डिस्टर्ब किया जाए। तो देखिए ध्यान से टॉपिक पे, चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसने भारतीय प्रेस को बहुत सारी स्वतंत्रता और अधिकार दे दिए, लेकिन इस अधिकार का उपयोग भारतीय स्वतंत्रता सेनानी करने लगे, जिन्होंने कहा कि भाई भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करो, लोगों को राष्ट्र प्रेम की भावना में रखो। अब किसी को ये लगता है कि वो भीख मांग रहे थे, भीख में आजादी मिला, तो ऐसे चर्सी गजेड़ियों की कोई बात नहीं, लेकिन आजादी के मिलने में बहुत सारा साहित्य का भी रोल रहा है। इसको देखते हुए 1878, इसको क्या कहेंगे बताइए, 1800 ये क्या चीज है, 1878, इसमें लॉर्ड लीटन था, भारत का वायसराय बन के आया कौन, लीटन। इसने वर्नाक्यूलर एक्ट लाया, क्या लाया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इस ससुरा ने क्या कहा कि अगर आपको अंग्रेजी में, अगर आपको इंग्लिश में कोई अखबार छापना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज में छापते हैं, भारतीय भाषा में किसी भी अखबार को छापते हैं, तो इसके लिए पहले अंग्रेजों को दिखाना पड़ेगा, वो उसमें क्या करेंगे, एडिट करेंगे, अब तब आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड आप छाप सकते हैं। अब ये बताओ, भारत में अखबार छापिएगा तो भारतीय भाषा में ही तो उसका असर पड़ेगा, बंगाल में है तो बंगाली में छापिए, बिहार में हिंदी में, महाराष्ट्र में है तो मराठी में छापिए, तो जहां पे है पंजाब में पंजाबी भाषा में। उसने कहा कि अगर आप भारत के किसी भी भाषा में अखबार छापते हैं तो पहले आपको अंग्रेजों को दिखाकर परमिशन लेना पड़ेगा कि इस चीज को छापे या इस चीज को नहीं छापे, और अगर आप चाहते हैं कि स्वतंत्र रूप से छापे तो आप अंग्रेजी मीडियम में छापिए। ससुरा सर अंग्रेज बंगाली मराठी थोड़े आती थी, सर अंग्रेजों को बंगाली मराठी नहीं आती थी, वो अंग्रेजों के लिए थोड़ी ना था यहाँ पर। तो अपना यहाँ के लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेटर वगैरह रखे रहते थे लोग वहां पर, ध्यान से समझिए यहाँ पर। तो जो इंडियन लैंग्वेज पे अगर आप अखबार को क्या करेंगे, छापेंगे इंडियन लैंग्वेज में, तो उससे लोगों की जनमानस की भावनाओं को क्या होगा, पहुंचेगी, लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी। तो इससे अंग्रेज के खिलाफ हो गए लोग। अकेले आप महाराष्ट्र में देखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने तो पूरा गदर मचा के रखा था, वैलेंटाइन सिरोन ने भारतीय शांति का जनक बोल दिया था, इसकी वजह से सब बवाल हुआ है वहां पे। किसको, बाल गंगाधर तिलक को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने सोम प्रकाश पत्रिका निकाला, और सोम प्रकाश पत्रिका आग उगलता था अंग्रेजों के खिलाफ। लोग सोम प्रकाश पत्रिका को पढ़ के आधे पढ़ते थे मार चट्टा के एकदम आग उगलता था सोम प्रकाश पत्रिका। यहाँ पे एक से एक खतरनाक पत्रिकाएं थी यहाँ पर, अंग्रेज कैसे चट्टा सभी तो बवाल करा देगा अखबार को। और कहा भी जाता है कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप हो मुखातिब तो अखबार निकालो। मतलब तलवार और कमान से कम लोगों को मार सकते हैं, अखबार निकालिए और बवाल कराइए, देखिए लोगों की माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो ये लाया, कहा कि भाई ये काम करो, तुम अंग्रेजी में छापो। अभी बताओ अंग्रेजी में कोई कितना अच्छा भाषण दे देगा, तुम लोगों को कौन चीज समझ में आने वाला है, कुछ समझ में आएगा? वही मनमोहन सिंह होकर आ जाएंगे, माय डियर इंडियंस, वी आर नाउ गोइंग टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमी, वी आर गोइंग बैकवर्ड। इधर किसी को समझ में नहीं आया, मोदी जी अच्छे दिन आएंगे, हो गया कि नहीं हो गया मित्रों? अब की बार मोदी सरकार, लो मनमोहन सिंह इंडियन, जाओ यहाँ पे कुछ काम हुआ, ये समझते थे। तो उन्होंने कहा कि भारतीय भाषा में छापना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, परमिशन। पाइनियर नामक अखबार अभी भी आता है, और वो पहले भी आता था, उसने इसका स्वागत किया, क्योंकि पाइनियर अभी भी अंग्रेजी में छपने वाला अखबार है। जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, इकोनॉमिक्स टाइम है, तो आप लोग भी द हिंदू पेपर लेते होंगे पढ़ने के लिए, और एक अखबार को लेकर आप 15 दिन तक पढ़ते होंगे। सोचिए आज के वक्त में आपका हाल ये है कि एक अखबार पढ़ने में कितना दिन लगता है, 15 दिन, और वो भी समझ में आप लोग को आता नहीं होगा। हम लोग तो अंग्रेजी अखबार बस इसलिए लेते थे कि उसका पन्ना बहुत अच्छा रहता था, जेल चलाने के काम में आता था अखबार कवर ओवर। तो ये पायनियर ने स्वागत किया। ये सबसे ध्यान में रख के लाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका का नाम क्या था, सोम प्रकाश। आग उगलता था कौन, सोम प्रकाश। सोम प्रकाश पत्रिका किसकी थी, ईश्वर
ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर की पत्रिका थी सोम प्रकाश। अंग्रेजों ने इसको क्या कर लिया, बैन कर दिया, बंद कर दिया वर्नाकुलर एक्ट के तहत, और सोम प्रकाश पत्रिका की जितनी भी एसेट थी, प्रेस वगैरह सबको जब्त कर दिया। अब इसमें थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, इन लोग की भी पत्रिका बड़ी खतरनाक थी। अब बंगाली भाषा में आग उगलती थी, तो इन्होंने भी कहा कि भाई तो अगला नंबर किसके ऊपर है, मेरे ऊपर है। तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने अपनी पत्रिका अमृत बाजार, उनकी पत्रिका का नाम क्या था, अमृत बाजार, अमृत बाजार पत्रिका जो थी वो किसका था, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, हम केवल घोष इंटू 2 कर देते हैं, घोष स्क्वायर मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष, उतना कौन लिखेगा, आप ऐसे समझिए पीडीएफ पे तो लिखा ही हुआ है मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। इन्होंने देखा कि भैया हम तो गड़बड़ है, फंस जाएंगे अमृत बाजार पत्रिका के चक्कर में, हमारी पत्रिका क्या हो जाएगी, बैन हो जाएगी। तो इन्होंने रातों रात, अंग्रेज सब सोचे अगले दिन छापा मारना है, रातों रात अगले दिन ये बंगाली से अंग्रेजी में छप के निकला, अंग्रेज पहुंचे सब छापा मारने, वर्नाकुलर एक्ट ये है, देखो सही तो बंगाली की जगह ऐसे बंगाली दिखता है, समझा कि नहीं, उसने क्या कर दिया, रातों रात उसको अंग्रेजी में कर दिया, तो बच गया कौन सा, अमृत बाजार पत्रिका। पशु बता, क्वेश्चन बता, सोम प्रकाश पत्रिका किसने लिखा, बीच में कोई नहीं बोलेगा, बीच में कोई नहीं, शिशिर कुमार घोष। गमलवा चला देंगे खूब बढ़िया पे, हम बकलोल कहीं का, किसने लिखा वो, सर भारत को आजादी 99 साल के लीज पर मिली है, जो भाले यार घरे का इतिहास पढ़ ले, सब कहां से इतिहास पढ़ लेता है, कोई कह रहा है भारत को आजादी लीज पे मिला है, कोई कह रहा है भीख में मिला है दीदी से पढ़ा इतिहास चलिए ये हो गया आपका कौन सा एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट, भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला, यानी प्रेस किलर एक्ट किसे कहते हैं, वर्नाकुलर एक्ट। इसके बाद आया लॉर्ड रिपन, कौन आया, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था इसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो जैसे वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट समाप्त हुआ, वापस से भारतीय प्रेस क्या हो गया, मुक्त हो गया, क्योंकि भारतीय प्रेस को मुक्ति तो पहले ही दिया चुका था, किसने दिया था, चार्ल्स मेडकम, चार्ल्स मेडकम को भारतीय प्रेस का क्या कहा जाता है, मुक्तिदाता। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला अधिनियम वर्नाकुलर है, वर्नाकुलर प्रेस। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लॉर्ड रिपन, वेरी गुड, लॉर्ड रिपन, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड रिपन को नहीं कहेंगे, क्योंकि मेडकॉफ नहीं दिया था, इसने एक टेम्पोररी कानून लाया जो बहुत खतरनाक था, इसने उस कानून को खत्म कर दिया, बाकी प्रेस के लिए रिलेटेड इसने कुछ नहीं किया, बस वर्नाकुलर एक्ट को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले किसने स्थापित किया, पुर्तगाली, गोवा में। भारत का पहला अखबार बंगाल गजट, किसने लिखा था, जेम्स ऑगस्टस हिकिम, जेम्स ऑगस्टस हिकिम। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं अगला कारखाना अधिनियम। देखिए ओवरऑल अंग्रेज जो भारत में आए थे उन्हें जमीन नहीं पैसा चाहिए था, क्योंकि हर इंसान की मेंटेलिटी होती है, अंग्रेजों को पता था कि वहां के लोग पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा जनसंख्या फैलाएंगे नहीं, वहां जनसंख्या कहां होता है, वहां हम दो हमारी एक, वहां के लोग टेंशन में रहता है, इस तरह करेगा तो खत्म हो जाएगा लोग बहुत जल्दी रे वहां पे, तो वहां जनसंख्या नहीं बढ़ती है। इंग्लैंड को लग गया कि हमारे यहाँ के लोग जनसंख्या नहीं बढ़ता है, और एजुकेशन वहां इतना ज्यादा है कि उन लोगों की जनसंख्या कभी बढ़ेगा भी नहीं, वहां पे कोई पढ़ा लिखा इंसान तू से ज्यादा सोचता ही नहीं है, तो आदमी 3 को बैकअप में रखता है कि मर गया तो बैकअप में रहेगा हालांकि हर इंसान एक लड़का और एक लड़की खोजता है कि एक बेटी को हम कन्यादान करें तो एक बहू लाए, बराबर हो जाएगा, सब यही सोचता है, लेकिन वो सोचता है कि हमारा बेटवा मर गया तो बैकअप में एगो चाहिए, लेकिन अगर उसको एगो स्टेप नहीं चाहिए उसको खींच ले जाए खानदान को यहाँ, लेकिन अगर उसको गारंटी मिल जाए कि नहीं बचवा मरने वाला नहीं है तो दू को पे एकदम खुश है, एकदम सही यहाँ पे, लेकिन बैकअप में लेके भी चलता है। तो अंग्रेजों को पता चल गया कि भैया हमको क्वांटिटी नहीं बढ़ानी, हमें क्या बढ़ाना है, क्वालिटी। पूरी दुनिया में घूम घूम को कमाने लगे, सब पैसा लूटने लगे, इसी क्रम में भी वो भारत में आए थे। क्या करें, आदिल खान सर ये फाउंडेशन है कि टारगेट है, 9 बज गया है, गजब बेवकूफ है। चलिए अब आगे देखिए हम, तो भारत में इन लोग आए और भारत से पैसे लूटने के प्लान बनाए, तो पैसे एक ही शर्त पे लूटे जा सके, यहाँ से बहुत सारी चीजों को इंग्लैंड ले गए, कुछ चीजों को ले नहीं जा सकते थे तो यहीं कारखाना डाल के और वहां यहाँ के लोगों से काम कराना चालू किए। इसके लिए अंग्रेज अलग अलग तरह के कानून लाए जिसे कारखाना अधिनियम कहा जाता है। आगे जाके भारत सरकार ने इसी अधिनियम में कुछ सुधार करके लेबर लॉ के तहत इसे इंप्लीमेंट कर दिया। तो भारत में कुल 6 ठो कारखाना अधिनियम लेके आए गए थे, अंग्रेजों ने लाए थे। कारखाना में काम को बढ़ाने, घटाने, छुट्टी देने, इस सबसे रिलेटेड था। तो आपको 6 का 6 कारखाना अधिनियम नहीं याद रखना है, आपको बस पहला कारखाना अधिनियम 1881, पहला कारखाना अधिनियम 1881, दूसरा कारखाना अधिनियम 1891, तीसरा कारखाना अधिनियम 1911, ऐसे छोड़ते हुए केवल लास्ट याद रखना है, छठा कारखाना अधिनियम 1946। ये आया था किसके समय, वेवेल के समय। जाते जाते कारखाना अधिनियम लाया था, देख रहे हैं, जाने के समय भी क्या लाए थे, कारखाना अधिनियम लाए थे। चलिए देखिए ध्यान से, पहला कारखाना अधिनियम आया था लॉर्ड रिपन के काल में, किसके काल में, रिपन का। दूसरा कारखाना अधिनियम आया था लेंस डाउन के काल में, किसे, लेंस डाउन के काल में, लेंस डाउन। तीसरा कारखाना अधिनियम आया था हार्डिंग के, हार्डिंग द्वितीय के समय। ये याद रखना आप लोग को, मेनली यही पे 3 कारखाना अधिनियम से ही सवाल पूछते हैं। उसके बाद अंतिम कारखाना अधिनियम किसके समय आया था, वेवेल के समय 1946 में, लॉर्ड वेवेल के समय 1946 में। इसके बाद तो माउंटबेटन आके आजादी ही देके चला गया था, माउंटबेटन को केवल आजादी के लिए भेजा ही गया था मेनली, वहां पे बीच में भी और 2-4 कारखाना अधिनियम किसी काम के नहीं। लॉर्ड रिपन के समय पहला कारखाना अधिनियम आया, इसमें क्या कहा गया, कारखाने में काम करने के लिए अधिकतम अवधि 9 घंटा डिसाइड किया गया। कितना घंटा, 9 घंटा। और हफ्ते में जो छुट्टी डिसाइड किया गया वो कितने दिन के लिए, 4 दिन के। ये हमेशा तक के लिए रह गया 4 दिन की छुट्टी, हफ्ते में कर रहे हैं, महीने में, हफ्ते में 4 दिन छुट्टी कैसे हो जाएगा। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे
देखिए 9 घंटे काम करना और इसमें क्या था 4 दिन छुट्टी। आदिल खान पूछ रहा है सर फाउंडेशन और टारगेट में क्या अंतर है? एक काम करो ना जी, इसको फाउंडेशन से डिलीट मार के और टारगेट में भेज दो, अपने से पता चल जाएगा। जितना देर में तुम हिस्ट्री पढ़ो उतना देर में पूरा कोर्स खत्म हो गया रहता। समझ आ गया? उल्टा सीधा कमेंट करेगा, उसका कहेगा सर कमेंट नहीं पढ़ते हैं। बकलोल सबको लिए क्या कहें यार। ये वो पूछ रहा है सर ये क्लास लाइव है कि रिकॉर्डेड? अच्छा ये बता भाई, ये तो फिलहाल लाइव है, अगर ये रिकॉर्डेड भी रहता तो क्या होता? वही पढ़ते। लेकिन बैल सबको क्या समझा दे, रिकॉर्डेड भी रहता तो क्या ज्योग्राफी हो जाता है इसकी जगह पे। कितने घंटे काम करने के लिए दिया? 9। छुट्टी महीने में 4 दिन छुट्टी की व्यवस्था कर दी गई। ये अभी भी 4 दिन है, एक वो संडे आ जाता है, कभी कभी 5 को तो पड़ जाता है, वरना आज भी आपको महीने में कितने दिन की छुट्टी है? 4 दिन। संडे एक्स्ट्रा आ जाता है तो 5 दिन हो जाता है। लेंस डाउन आया, लेंस डाउन ने एक अच्छा काम किया तो एक खराब काम किया। इसने कारखाने में काम करने की अवधि 9 घंटा से बढ़ा दिया। कितना घंटा करते? 11 घंटा काम करना था आपको कारखाने में। ये वो गलत काम किया, लेकिन एक अच्छा काम किया कि रात के समय जो महिलाएं थी उन्हें कारखाना पर काम करने के लिए रोक दिया गया। रात के समय महिलाओं को कारखाने में काम करने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। सोचिए अंग्रेज सब किस तरह से भारतीयों का शोषण करते थे। सब 11 घंटा काम कराता था। अंग्रेज वो भी कारखाना में नहीं करिएगा तो हुमच के पीटता था सब। इसके बाद आया हार्डिंग द्वितीय, इस ससुरा और खचरा निकला, 12 घंटा कर दिया। बताइए घर जाके सुतिए, 12 घंटा काम करेंगे, थक जाएंगे कि नहीं थक जाएंगे? 1-2 घंटा आने जाने नाश्ता खाना पीना में निकाल दिया, 12 घंटा कारखाने में। तो आदमी को ना मशीन बना दिया, घर जाके सो जाइए और कारखाना में 12 घंटा काम कीजिए। समझ आ गया? तो 12 घंटे काम किसने कर दिया? हार्डिंग्स। 12 घंटे हार्डिंग्स। तो ये 3 अधिनियम आप याद रखें, इसी से क्वेश्चन पूछता है। पहला कारखाना अधिनियम 1881, दूसरा 91, तीसरा 1911, अंतिम 1946। टोटल क्या हुआ था? 6। पहला कारखाना अधिनियम जो था 1891, कितने घंटे काम करने? 9 घंटे। कितने घंटे? आप महीना में कितने दिन छुट्टी? इस छुट्टी को घटाने बढ़ाने का काम नहीं किया। आज भी हम लोग के यही वाला छुट्टी लागू है, सही भी है, बहुत ज्यादा छुट्टी भी नहीं होना चाहिए। सरकारी में देखिएगा भारत में क्या है कि महापुरुषों के जन्म दिवस पे बहुत सारा छुट्टी है, बहुत सारा त्योहार में छुट्टी है, और संडे वाला हाई है। तो भारत जो है ना, पूरी दुनिया में अगर देखेंगे तो सरकारी छुट्टी सबसे ज्यादा यही मिलता है हमेशा। कोई महापुरुष है उनके दिन पे छुट्टी है, त्योहार एक से एक है भारत में, त्योहार की तो कोई कमी नहीं है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? तो भाई अंग्रेज सब काम कराना ज्यादा चाहते थे। इसमें कोई क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे कि नहीं बता देंगे? महिलाओं को रात के समय कारखाने पर किस अधिनियम में रोका गया? दूसरा अधिनियम 1891। किसने? लेंस डाउन। किसने? लेंस। आप सन बताइएगा। पहला कारखाना अधिनियम 1800, दूसरा 91, तीसरा 1911, अंतिम टोटल 6। 4 दिन महीने में छुट्टी। पहला महिलाओं को काम करने पे रात में रोका, 12 घंटे काम कराएं, 9 घंटे काम कराएं, 11 घंटे काम कर। याद रहेगा? चलिए वेरी गुड। आगे अब देखते हैं अगला क्या चीज है भाई? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल और वायसराय, इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद से दिल्ली दरबार पढ़ेंगे, फिर कांग्रेस पढ़ेंगे। बहुत बहुत चीजों को आप लोग को क्या है पढ़ना है। आगे चलिए ध्यान से बताइए, द्वितीय कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में? पहला कारखाना, तीसरा, अंतिम कारखाना अधिनियम लॉर्ड वेबल के काल, वेबल के काल में। चलिए ध्यान से देखते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। तो भारत में 3 टाइप के मिलेंगे लोग, एक मिलेगा गवर्नर, एक मिलेगा गवर्नर जनरल, एक मिलेगा वायसराय। तो भारत में कुल 3 पद आएंगे। पहला मिलेगा गवर्नर, उसके बाद मिलेगा गवर्नर जनरल, उसके बाद वायस। सबसे ऊपर था वायसराय, उसके नीचे गवर्नर जनरल, और सब शुरू में गवर्नर। तो गवर्नर छोटे से एरिया को गवर्न करता है, गवर्नर जनरल बड़े एरिया को, और वायसराय पूरा भयानक एरिया। तो शुरुआत में अंग्रेजों का कब्जा बहुत कम एरिया पे था तो गवर्नर होता था, धीरे धीरे बड़े एरिया पे हो गया तो गवर्नर जनरल हुआ, और बड़े पे हुआ तो वायसराय हुआ। तो ये 3 तरह की चीजें थी। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, किसी के काल में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, अगर कोई भी सुधार होगा तो वो पुरानी परंपरा का अंतिम होगा और नई परंपरा का पहला होगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग को लाया गया, योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग को लाया गया। तो बताइए, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र। तो जब भी किसी के समय कोई सुधार होगा तो पुरानी परंपरा का आखिरी और नई परंपरा का पहला। तो ये चीज आपको अक्सर सवाल में यहाँ देखने को मिलेगा, ये वायसराय वाले चैप्टर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मान के जिसके में भी आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान के चलिए प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के अभी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का नाम चेंज करके वजीर आला मान के चलिए। मोदी जी का दिमाग में आया प्रधानमंत्री ठीक नहीं लग रहा है, नाम बदलते हैं। समझ गया कि नहीं? वजीर आला करते हैं, चाहे कुछ और नाम रख देते हैं, सामंत, पेशवा रखते हैं, क्या रख देते हैं? पेशवा, चाहे छत्रपति रख देते हैं। तो मोदी जी सोचे कि प्रधानमंत्री पुराना हो गया, अब भारत का प्रधानमंत्री के पद को रख देंगे छत्रपति। क्या हो जाएगा? छत्रपति। अब मंत्रिमंडल का नाम बदल के अष्टप्रधान, कैबिनेट मंत्री को पेशवा। तो बताइए, अगर मोदी जी ने चेंज किया तो बताइए सबसे अंतिम प्रधानमंत्री मोदी, अब भारत का पहला छत्रपति तो किसी के समय चेंजिंग होगा तो पुराने का आखिरी, नए का पहला। तो अंग्रेज जब भारत में आए तो वो उसी जगह पे गए जहां पर उन्हें ज्यादा फायदा दिखता था। वो भारत में क्षेत्रफल विस्तार के लिए नहीं आए थे। उनका एक एरिया में वो मद्रास में कब्जा कर लिए, बंबई में कब्जा किए और बंगाल में कब्जा किए। तो ये कौन सा था भैया? बंबई, ये मद्रास और ये बंगाल, बंगाल था। समझ आ गया कि नहीं? क्या
तो 3 जगह पे कब्जा किया अंग्रेजों ने। अंग्रेज तीनों जगह पे अलग अलग क्या रख दिया, गवर्नर। अलग अलग क्या रखा, गवर्नर। इसमें सबसे ज्यादा पैसा देता था बंगाल का गवर्नर, इसलिए बंगाल क्या हो गया, फेमस हो गया। सबसे ज्यादा पैसा कौन देता था, बंगाल का गवर्नर, तो फेमस कौन हो गया, बंगाल। तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। तो पहला समझिएगा, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर, जियो भी लिख देंगे तो समझ जाएंगे। गवर्नर कौन बना, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना, रॉबर्ट। हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं मद्रास का पहला गवर्नर या बंबई का पहला गवर्नर? सबसे ज्यादा पैसे किसने दिया था, सबसे ज्यादा पैसे बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर, रॉबर्ट। धीरे धीरे बंगाल का एरिया अंग्रेज और कब्जा करते गए और करते गए, तो बंगाल का एरिया क्या हो गया, बढ़ता है। और बंगाल इतना पैसा देने लगा जितना ये दोनों मिलकर नहीं देते थे। तो अंग्रेजों ने एक काम किया, कहा कि इन दोनों को किसके अंडर में कर देते हैं, बंगाल को। किसके अंडर में कर देते हैं, बंगाल। तो बंगाल के गवर्नर का प्रमोशन दीजिएगा तब ना इन दोनों गवर्नर के ऊपर जाएगा वो। तो इन्होंने एक नियम लाया और इस नियम के तहत उन्होंने बंगाल और मद्रास, बंबई और मद्रास को किसके अधीन कर दिया, बंगाल के अधीन कर दिया। और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर छोड़ेंगे कि गवर्नर जनरल बनाएंगे, क्योंकि बाकी 2 गवर्नरों के ऊपर है वो, तो क्या बनाएंगे, गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल। तब जरा ध्यान से आप खुद समझिए, जिस समय यह कानून आया होगा उस समय बंगाल में कोई ना कोई गवर्नर रहा होगा, तो वो पुरानी परंपरा का लास्ट गवर्नर होगा और नई परंपरा का पहला गवर्नर जनरल हो जाएगा। एक ही आदमी के बाद 2-2 पोस्ट चला जाएगा, समझ में आ गया। तो दूसरा हम समझते हैं बंगाल का लास्ट गवर्नर, बंगाल का कौन सा लास्ट गवर्नर कौन हो गया भाई, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस। और इसी के समय क्या कह दिया गया कि कहा गया कि बंगाल सबसे सुप्रीम रहेगा, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हो गया, ऐसे लिख देते हैं, सेम टू यू समझ जाएंगे, वारेन हेस्टिंग। किसी कोई दिक्कत नहीं, सेम टू यू के मतलब यही वाला यहां पर वारेन हेस्टिंग्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। क्योंकि बंगाल अब तक क्या हो चुका था, बड़ा हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे बंगाल का गवर्नर इतना राजनीति में कुशल होता गया, अगल बगल के क्षेत्र पर और कब्जा करते गया, कब्जा करते 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 पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, पूरे भारत। अब आप बताइए, बंगाल का गवर्नर जनरल अब कहना ठीक रहेगा कि भारत का गवर्नर जनरल का, किसका गवर्नर जनरल करना ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। तो ये अचानक पूरे भारत पर तो कब्जा हुआ नहीं होगा। बंगाल का जो गवर्नर जनरल रहा होगा वो थोड़ा एरिया कब्जा किया होगा, उसके बाद जो गवर्नर जनरल आया होगा वो और कब्जा किया होगा, उसके बाद का गवर्नर जनरल और कब्जा किया होगा। अंग्रेजों को जब लग गया होगा कि नहीं भैया पूरे भारत पर लगभग कब्जा हो गया, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को कहा होगा कि भैया तुम तो पूरे भारत के गवर्नर जनरल के लायक हो, क्या हो, पूरे भारत के गवर्नर जनरल। तो ये व्यवस्था हुई थी विलियम बेंटिक के समय। किसके समय, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के समय अंग्रेजों ने पूरे भारत पर क्या कर लिया था, कब्जा, छत्र राज कर लिया था, अफगानिस्तान तक में कर लिया था विलियम बेंटिक के समय। तो विलियम बेंटिक जो था वो बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल रहा, बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल रहा। बंगाल कौन बना, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, बस बेंटिक लिख देते चल जाएगा, विलियम बेंटिक। और इसी विलियम बेंटिक को कहा गया कि भैया तुमको हम पूरे भारत का क्या बना देते हैं, गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर, भारत का फर्स्ट गवर्नर होगा कि गवर्नर जनरल होगा, कौन हो गया, बेंटिक, विलियम बेंटिक। पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल, पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। अब पूरे भारत में शासन चलने लगा आराम से। अब क्या पूरे एशिया का गवर्नर जनरल थोड़ा आएगा, मुझे कब्जा करना चाहता, पूरा पृथ्वी ले जाएगा, भारत तक कब्जा हो गया यहाँ पर। अब शुरू से बताइए, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन, वारेन हेस्टिंग्स, पहला गवर्नर जनरल वारेन, और लास्ट गवर्नर भी वारेन। बताइए, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का आखिरी गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। पूरे भारत का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना, विलियम बेंटिक। और इसे पूरे भारत का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। पूरे पूरे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। इसी को क्या बनाया गया, भारत का गवर्नर। याद रहेगा ना, एक बार अच्छा से देख लो, फिर पूछते हैं, क्योंकि अब वायसराय पे चलेंगे। ध्यान से, दिमाग से समझेंगे, याद रहेगा, पहला अंतिम पगला जाएंगे। तो कौन मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, इतना तेज मोटरसाइकिल लग रहा है, घर पूछा देगा किसी का। आ गया समझ में सर, सूरज कुशवाहा। चलो भैया, कुशवाहा जी समझ गए, अच्छी बात है। राजू कुमार सर, कांग्रेस वाला पीडीएफ नहीं खुल रहा है, कांग्रेस हार गई है ना, इसलिए नहीं खुल रहा है। अभी बीजेपी का पीडीएफ खुलेगा। कोशिश करो यार, पीडीएफ खुल जाना चाहिए। चलो बाबू, ध्यान से क्वेश्चन बताइए, रेडी है लाइव वाले सारे लोग। बंगाल का पहला गवर्नर और बंगाल का लास्ट गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल
बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। अब भारत का पहला गवर्नर विलियम बेंटिक। अब भारत के गवर्नर जनरल को लगने लगा ना कि हम ही सब कुछ है, सोचा कुछ करने लगता था, किसी को राज्य कब्जा कर लिया, कुछ कर लिया। इसी में लॉर्ड डलहौजिया आया, इसे जो जिसको मन उसको कब्जा करने लगा। राज्य हड़प नीति, झांसी की रानी को कहा आपका लड़का नहीं है, आपका जगह पूरा भारत हम राजा बनने नहीं देंगे, हम कब्जा लेते हैं। वीर कुंवर सिंह से जमींदारी छीन लिया। बेगम हजरत महल से कहा तुमको शासन करने नहीं आता है। उल्टा सीधा काम करने लगा। आपको पता ही है सब, धीरे पहले बता दिए थे, नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, उल्टा सीधा काम करना चालू किया, हड़प लिया पूरा। इसके बाद आया लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह, उमच के पिता है सब अंग्रेज। कब? 1857 की क्रांति में। 1857 की जब क्रांति हुई तो अंग्रेज इतना कुछ आ गया सब कि अंग्रेजों ने कहा कि ये गवर्नर जनरल ठीक नहीं काम कर रहा है, ये गवर्नर जनरल ठीक काम नहीं कर रहा है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय पिटाया था कौन? अंग्रेज सब। तो भारत का वह गवर्नर जनरल जिसके समय कुछ आए थे सब, तो उसे भारत का लास्ट गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहा गया तुम बहुत कुछ आ गया, तुम क्या हो जाओ, लास्ट हो जाओ। तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन हो गया? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। कहा गया कि तुम सोच रहा कोई न्यूज नहीं देता है इंग्लैंड में, तुम्हारा पद क्या हो गया? खत्म। अब भारत में कोई गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, भारत का अब क्या होगा? वायसराय। तो फर्स्ट भारत का क्या बना? वायसराय। वायसराय का मतलब चमचा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले चमचा किसको बताता है? मालिक को। किसे बताता है? मालिक। समझा गया? तो भारत का फर्स्ट वायसराय किसे बना दिया गया? कैनिंग। कैनिंग को ही बना दिया गया। अब वायसराय का काम हो गया राजा के अंडर में काम करना। पहले गवर्नर जनरल छुट्टा सांड की तरफ कोई भी डिसीजन ले लेते थे, अब बवाल हो जाता था। समझ में कि नहीं गया? तो बताइए बवाल किसके समय हुआ था? कैनिंग। तो अंतिम गवर्नर, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। अब भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। हो गया कि नहीं हो गया? तो बंगाल का पहला गवर्नर, पहला गवर्नर, अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम। अब विलियम बेंटिंग को क्या बनाया गया? भारत का पहला गवर्नर जनरल। इसी तरह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को क्या बनाया गया? भारत का पहला वायसराय। क्या बनाया गया? वायसराय। अब ये वायसराय का सिलसिला चलते रहा, एक से क्या है सब वायसराय। अंतिम वायसराय बना के भेजा गया लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय भेजा गया लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। किसी को दिक्कत? किसी को कहा गया कि तुम आजादी दे देना, लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में आजादी दे दिया। अंतिम वायसराय कौन हो गया? लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन समझिए, बेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। समझा कि नहीं? लाइव वाले आप शॉर्ट में ही लिख देते हैं, समझ जाते हैं, एलएमवी, लॉर्ड माउंटबेटन। शॉर्टकट में लिखेंगे, समझ में, लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय हो गया। लेकिन 47 में देश आजाद हो गया। 47 में संविधान नहीं बना, और आजादी जरूर दे दिए थे, बट ओरिजिनल गवर्नमेंट हमारी 52 में बनी। बनी थी कि नहीं बनी थी? इलेक्शन तो 51-52 तक में हुआ था। तो 47 के बाद जो सरकार थी वो क्या थी? अंतरिम सरकार। तो ये जो वायसराय था, अब इंग्लैंड की चमचागिरी करेगा कि भारत के सरकार की? तो वायसराय, जैसे भारत आजाद हुआ वायसराय का पद समाप्त। उसी वायसराय को स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो भारत में 2 बार गवर्नर जनरल का पद आया है, याद रखिएगा। एक बार गवर्नर जनरल का, भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया। हालांकि उसके बाद क्या आ गया? वायसराय। लेकिन आजादी के बाद स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, सॉरी माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल क्या स्वतंत्र भारत का वायसराय होगा? स्वतंत्र भारत का क्या होगा? गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन। माउंटबेटन को इंग्लैंड वापस बुला लिया गया, उसका कार्यकाल खत्म हो गया, रिटायर हो गया था। तो भारत में अभी भी संविधान बनिए रहा था। तो संविधान बनने के बाद ना भारत का जिम्मेदारी राष्ट्रपति को दिया गया। तो उस समय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन। जब माउंटबेटन चले गए तो यहाँ लाया गया राजगोपालाचारी। किसे लाया गया? राजगोपाल। तो स्वतंत्र भारत के ये दूसरे गवर्नर जनरल थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। तो नामे से लग रहा है राजगोपालाचारी, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? चलिए, अंतिम भी वही थे, दूसरे भी वही थे। राजगोपालाचारी आजाद भारत के दूसरे गवर्नर जनरल वही थे, अंतिम गवर्नर जनरल भी वही थे, और पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी वही थे। जैसे संविधान लागू हुआ 1950 में, राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया किसने? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति का पद क्या कर लिया? समाप्त कर। राजगोपालाचारी को कहा वायसराय यहाँ पे बैठते, हम बैठते यहाँ तुरंत खैनी लगाए, वायसराय के पास खत्म। आगे बढ़ जाए, चलिए अब क्वेश्चन बताइए तब। अब भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और भारत का अगर यही कर देंगे लास्ट वायसराय, भारत का लास्ट वायसराय वायसराय माउंटबेटन। माउंटबेटन, माउंटबेटन। अब वही कर देगा स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का फर्स्ट क्या बनेगा? वायसराय, गवर्नर जनरल कौन बनेंगे? माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का लास्ट गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। गोपालाचारी, राजगोपालाचारी। पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी राजगोपालाचारी, पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी राजगोपाल। खत्म हो गया कि नहीं हो गया? इससे क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछता है। अब अलग अलग वायसराय के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, उसको ही पढ़ेंगे। पहले इसको कंफर्म कीजिए, याद हो गया? क्वेश्चन पूछा जाए, अभी एक बार हम सीक्वेंस में पूछ देते हैं, फिर रैंडम पूछ देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
कंफर्म कीजिए, याद हो गया? क्वेश्चन पूछा जाए, अभी एक बार हम सीक्वेंस में पूछ देते हैं, फिर रैंडम पूछ का फर्स्ट क्या बनेगा? वायसराय, गवर्नर जनरल कौन बनेंगे? माउंट बेटन। और स्वतंत्र भारत का लास्ट गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, गोपालाचारी, राजगोपालाचारी। पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी राजगोपालाचारी, पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी राजगोपाल। खत्म हो गया कि नहीं हो गया? इससे क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछता है। अब अलग अलग वायसराय के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, उसको ही पढ़ेंगे। पहले इसको कंफर्म कीजिए, याद हो गया? क्वेश्चन पूछा जाए, अभी एक बार हम सीक्वेंस में पूछ देते हैं, फिर रैंडम पूछ देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए, बंगाल का पहला गवर्नर, हाँ, लॉर्ड क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग। इसको क्या बना दिया गया? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ये चलते रहा कब तक? 1857 तक। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग पूछा गया तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय माउंट बेटन, माउंट बेटन। भारत स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंट बेटन। स्वतंत्र भारत का दूसरा गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। वेरी गुड, सब लोग को याद है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब एटेंडम पूछते हैं, बताइए आप लोग, सब लोग ध्यान से। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, वेरी गुड। बंगाल का पहला गवर्नर, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। सती प्रथा को पूरे भारत से खत्म किया था। क्या ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहता तो पूरे भारत से खत्म कर सकता था? बस बंगाल से खत्म कर सकता था, ऐसे याद नहीं रख सकते हैं। पूरे भारत से सती प्रथा कौन खत्म किया? ये बकलवा कौन खत्म किया था सती प्रथा? विलियम बेंटिक, वेरी गुड। बताइए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब केवल मालिक मालिक बताइए, बंगाल का पहला गवर्नर, हाँ, रावत। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का वायसराय, हाँ, लॉर्ड कैनिंग। तो अंग्रेजों का यही तीन को पद था, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय। तो आजाद हो गए तो हम लोग गवर्नर जनरल वो भी मजबूरी में रखे। अगर 47 में संविधान बन गया रहता तो झमेले खत्म था। भेज दिया रहता है माउंट बेटना, भेज देगा, बेटना को भेज देता आदमी। यहाँ कौन बैठ जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद। हालांकि राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बन रहे थे तो कुछ जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि भारत को बैलेंस करके चलने की जरूरत है। यानी भारत को क्या करने की जरूरत है? बैलेंस करने की जरूरत है। क्योंकि उत्तर भारत से तो जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से आते थे, ये क्या बन गए थे? पीएम। तो ये चाहते थे कि राष्ट्रपति कहां से आए? दक्षिण भारत, ताकि बैलेंस करके चला जाए। तो राजेंद्र प्रसाद देखे कि सोच रहा हमारा कुर्सी चल जाएगा जी थोड़ा बैलेंस करने के चक्कर में हमारा कुर्सी चल जाएगी। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति तो राजेंद्र प्रसाद ही रहेंगे, यदि बैलेंस करना है तो दक्षिण भारत से कोई प्रधानमंत्री लेके चला है इसीलिए कहा जाता है बिहारी सब दूसरे दिमाग का है बैलेंस करना है तो ये भी तो जाके बैलेंस हो सकते हैं। नेहरू का है यार, हटाओ यार, मजाक कर रहे थे, सीरियस ले लिया तो देख रहा है नेहरू की कुर्सी खत्म हो जाएगा यहाँ पे, एक बैलेंस के चक्कर में रहेंगे। तो यहाँ पे तो राजेंद्र प्रसाद क्या बन गया? हमारे पहले राष्ट्रपति। आगे बढ़े, बंगाल का पहला गवर्नर, इत्मीनान से सोच के बताइए, जल्दबाजी में। पहला गवर्नर रॉबर्ट, अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का पहला वायसराय विलियम बेंटिक, सॉरी, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, पहला वायसराय कैनिंग, अंतिम वायसराय माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी। याद रहेगा कि नहीं याद? बहुत पटांग है ये, इसको याद रखना जरूरी है। इसको याद कर लीजिएगा ना, भूल जाएगा इसको। कोई भी चीज आपको याद करना है। आज के वक्त में लड़के लोगों की समस्या पढ़ना नहीं है, ना ही समझना है, वो भुला जाता है। सच बात, वो सब सही है उसमें, कहेगा सर पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, याद भी हो जा रहा है, लेकिन भुला जा रहा है। तो भुलाने से बचने का एक रास्ता, अपने लॉज में रिवीजन थोड़ा हो पाता है। कोई रिवीजन आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस सड़क पे आप जा रहे हैं उससे कभी गुजरे हैं, इतना फुर्सत रहता है। और हम लोग के समय मोबाइल नहीं था, तो थोड़ा बहुत हम लोग को फुर्सत मिल भी गया। समझा कि नहीं गया? हम लोग के लिए एक वरदान था कि हम लोग के समय मोबाइल नहीं था। तो मोबाइल तो इधर आया 10-15 साल पहले, 10 साल पहले हम लोग के वक्त में टेलीफोन होता था, उसे घर घर आके नचाया, उसमें टाइम किल नहीं होता था। आज के वक्त में आप नियम से अपने लॉज में किसी बकलोल को पकड़ के बताइए, पढ़ाइए। और पढ़ाते वक्त आप ये मत सोचिए कि आप विद्यार्थी हैं, आप सोचिए कि आप खान सर हैं। एकदम आप ही खुद बताओ, हम ये क्यों करें? कभी आप देखें हमको आते हुए, आज पढ़ाने का मन नहीं, छोड़ दो, कल पढ़ा देंगे। कभी हुआ नहीं? पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, यहाँ सीरियस। ऐसा नहीं है कि आज आए वायसराय पढ़ाने का मन नहीं है, चलो कारखाने अधिनियम पढ़ दिया, कल पढ़ाए। मतलब कहने का सेंस है कि आप एक टाइम बाउंडेशन कीजिए। आप उसको 1 घंटा नहीं पढ़ा सकते हैं, आधे घंटा रखिए और उसको अच्छा से पढ़ाइए। अगर आप उसे अच्छा से नहीं पढ़ाएंगे तो भाग जाएगा वो, दिमाग चाटता है यहाँ बैठ के
आप ही बताइए, आप यहाँ 1 घंटा 5 तल्ला पे चढ़ के आते हैं, लाइव वाले बेचारा अपना डाटा खत्म करके पढ़ता है, अगर अच्छा से नहीं पढ़ते, टेम्पोररी जैसे बनते से पढ़ने आते हैं, तो अगर आपके पढ़ाने से कोई भाग रहा है तो उसकी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि आपको अच्छा से समझ में नहीं आया। आप अच्छा तभी पढ़ा सकते हैं जब आप अच्छे से समझे हैं, वरना अगर आपको खुद याद नहीं रहेगा तो पढ़ाते समय आप दिक्कत कैसे हो जाएगा, आप रिकॉल करेंगे इसके बाद क्या पढ़ाना है क्या पढ़ाना है, और आपका प्राइम फोकस हो जाएगा पढ़ाना क्या है, और सेकेंडरी फोकस होगा कि पढ़ाना कैसे है। और याद जब रहेगा, अब जैसे हम लोग को याद है, टेंशन नहीं है सोच रहा कौन सी पढ़ाना है, मरने के बाद अगर जवान काम करेगा तो बक देगा आदमी, पहला गवर्नर जनरल गवर्नर याद। तो हम लोग का 0% फोकस जाता है कि पढ़ाना क्या है, 100% फोकस होता है कि पढ़ाना कैसे है, समझा क्या? इसलिए आप लोग को इजीली समझ में आता है। और कहां आपको समझ में नहीं, जब टीचर लोग अपना नोट्स खोल देंगे सामने, अरे भैया जब बहुत गलत लगता है कि स्टूडेंट का तो मोरल वहीं गिर जाता है कि भैया आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है, आपको अपना ना याद हुआ तो कैसे अंग्रेजी रीजनिंग मैथ जीएस सब कैसे होगा, तो वहीं पे गिर। अब वो लोग का फोकस देखना, लिखा कहाँ है उसको भी ध्यान रखना है, कौन सा लाइन लिखवा रहे हैं यो ध्यान रखना है, वही में से देख देख पढ़ाना भी है, उनका दिमाग 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए तो जब आप पढ़िए यहाँ से तो घर जाइए और उसको अच्छे से याद कर, जब अच्छे से याद कर लेंगे तब एकदम कंठस्थ हो जाएगा। तो किसी कमजोर विद्यार्थी को पकड़िए और उस वक्त याद रखना चाहिए, आपका प्राइम फोकस होना चाहिए कि पढ़ाना कैसे है, ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ाना क्या है। जिस दिन आप दोनों सोचेंगे ना पढ़ाना क्या है पढ़ाएं कैसे, फिर आप भाग जाएगा लड़का कभी। तो आप जब याद हो जाएगा तो उसको अच्छे से पढ़ाइए और ये सोचिए कि आप एक टीचर हैं और उसको एकदम इंटरेस्ट जगाइए। जिस दिन उसको अच्छा से समझ में आने लगेगा ना, याद रखिएगा डॉक्टर से अच्छा तकलीफ को एक मरीज समझ सकता है। हम टीचिंग फील्ड में आते ही नहीं, ना ही हमको आना था, अभी तक में हम टीचिंग अभी भी ना पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, चल रहा है, बट दिल से हमको आर्मी में ही जाना था। हम पढ़ाने कब लगे, जब कॉलेज यूनिवर्सिटी कोचिंग में मेरे बैचमेट पढ़ के आते थे, उनको समझ में नहीं आता था तो हमसे पूछते थे भाई ये समझा दे, तो कभी मोमेंटम समझा दे या कुछ भी समझा। धीरे धीरे जब हम उनको समझाते थे ना तो कहते थे यार सर जी जानते अच्छा है, समझाता तुम अच्छा है। तो धीरे 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 बताते हम जहां रहे, हॉस्टल में रहे, लॉज में रहे, कोई लड़का जब भी फंसेगा ए भाई दरवाजा खोले, यहाँ समझा देते तो कैसे होगा। इससे फायदा भी हुआ, बहुत इज्जत करते थे सब, गांव से लाता था, घर जाता था, हमारे लिए कुछ ले आता था, हमारा पॉकेट खर्च बच जाता था। सोचा वेल्डिंग मार के कितना निकालेंगे पॉकेट खर्चा बच जाता था कि नहीं बचा, आराम से। धीरे धीरे जब आप पढ़ाएंगे ना तो सीखेंगे बहुत सारी चीजें। हम लोग टीचिंग करियर में सीखे बहुत सारी चीजों को, अब बहुत सारी चीज स्टूडेंट सबसे सीखा आदमी और ये ऐसा एग्जाम्पल दिया हम ऐसा दिए। तो जब आप धीरे धीरे उसको बताएंगे ना तो याद रखिएगा जो दूसरों को मेहंदी लगाता है ना उसके हाथ खुद लाल हो जाते हैं, समझा? तो जब आप दूसरे को पढ़ाते हैं तो पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा ये उसका काम है, आप तो कम से कम पढ़े रहेंगे। हम आपको पढ़ाएं, आपको हिस्ट्री याद हुआ नहीं हुआ ये कंफर्म नहीं है, हमारा तो याद ही तो कंफर्म हो गया ना जी। तो हमेशा याद, कभी भी तेज विद्यार्थी से दूर रहिएगा, लड़की लोग खास करके। तेज विद्यार्थी बहुत घमंडी होते हैं, ईगो में रहेगा हमारा पढ़ाएगा, और आप तेज विद्यार्थी सब बकलोल हो जाता है, जल्दी रिजल्ट नहीं होगा, वो सोचेगा कि हमें क्या बताएंगे विद्वान हो जाएगा। अरे यार तुम्हारा कंपटीशन तुम्हारे लॉज से है, पूरा इंडिया लेवल से, कितना को रोकोगे। और आज के डिजिटल जमाने में तो कमजोर विद्यार्थी खोजिए और उसको अच्छे से समझाइए, और अगर वो समझ नहीं पा रहा है या उसका इंटरेस्ट खो रहा है, आप समझिएगा आपका डायरेक्शन दूसरे ओर जा रहा है, क्योंकि अगर आपको याद नहीं रहेगा तो कभी नहीं पढ़ा सकते। और यही तरीका है, वरना आप कितना टाइम टेबल पढ़ा के बनाइए आप पढ़ नहीं पाएंगे। टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, हम लोग से कभी फॉलो नहीं हुआ, कोई नहीं पढ़ता है सर, हम पढ़ाते हैं तो रूपाली को भाई करिए कि सर हम तो अपने घर में है, किसको पढ़ाएं, मम्मी को पढ़ा दीजिए। देखिए एक बात समझते हैं ध्यान, हमारा वीडियो वो लोग भी देखते हैं जिनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। देखो बचवा भी देखता है 6-7 साल का 8 साल का, हम कहें कि तोरे कोने काम का है, ये बताओ हम जो पढ़ाते हैं बच्चा के लिए पढ़ाते हैं, बुरा के लिए पढ़ाते हैं, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, क्या है इंटरेस्ट है उसको पढ़ने में, तो आप भी पढ़ाइए और आप भी दूसरे को क्या करिए इंटरेस्ट। सर पाकिस्तानी भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ता है, समझा कि ना क्या, इसको रिवाइज करते रहिए अच्छे से। अब कल हम आपको वायसराय के काम पढ़ा देंगे, किसने कौन सा काम किया। चलिए